ह्रीं नमो अरहन्ताय। ॐ ह्रीं नमो सिद्धानम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्यानम्। ॐ ह्रीं नमो उवच्छायानम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम्। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासिनो मंगलानंच सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। वंदना समझी। हाँ, ये स्लाइड शो हो रही है। ओके, सो शुरू करें जी। ओके। आज कई नए लोग भी जुड़े हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ देम। इंद्रचंद जी, रुदेदिया जी हैं और भी कई लोग नए हैं। तो आप सबका जेएस के इस लेक्चर सीरीज में स्वागत है। तो समनी जी, अब आपसे निवेदन है, अपना प्रवचन शुरू करें। ओके, आज हम प्रज्ञापना सूत्र के 10th चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर का नाम है चरम पद, चरम अचरम पद। चरम का मतलब होता है लास्ट, एंडिंग, और अचरम का मतलब होता है बीच का, मिडल का पार्ट। तो यहाँ पर कई दृष्टियों से चरम अचरम इस कंसेप्ट को लेकर के डिस्कशन किया गया है। तो वो अगर हम ब्रीफ में समझना चाहे तो चरम और अचरम से संसार के जितने भी पदार्थ हैं और जितने भी जोग्राफिकल रीजन्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है उसको डिस्कस करने की कोशिश की गई है। तो इसलिए भंडारी साहब के लिए ये थोड़ा विशेष महत्व का है। सो यहाँ पर ये देखिए कि स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स एंड ट्रांस यूनिवर्स इन देयर मिडल एंड एंड। ये चरम और अचरम का मतलब यही, जैसे मैंने आपसे बताया कि बीच में वो किस तरह का है और एंड में किस तरह का दिखाई देता है। तो इसी बात को डिस्कस किया गया है कि ये यूनिवर्स जो है एंड में कैसा है और बीच में किस तरह का है। तो यहाँ पर इस चित्र से बताया गया है कि इस यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स देखा जाए तो यूनिवर्स, साइंस की भाषा में हम बात नहीं कर रहे, हम जैन फिलॉसफी के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स का मतलब होता है लोक, और सुप्रा यूनिवर्स या ट्रांस यूनिवर्स कह दीजिए तो उसका मतलब है अलोक। हम लोक और अलोक को दृष्टि में रख करके बात कर रहे हैं। सो लोक एक ही है जैन की दृष्टि में, ऐसे लोक विश्व में और कोई नहीं है। यानी संपूर्ण स्पेस के अंदर देखा जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर ये एक ही प्रकार का है और इस तरह का कोई दूसरा नहीं है। इसी तरह से सुप्रा यूनिवर्स की जहां तक बात है तो वो सुप्रा यूनिवर्स भी अपने आप में एक ही है और एक होमोजीनियस एंटिटी है। तो इसलिए उसमें किसी तरह का इंटरनल कोई डिविजन्स नहीं है। इसी तरह से यूनिवर्स का भी इंटरनल डिविजन्स हम जो है वो काल्पनिक रूप से करें एक अलग बात है, पूरा एज ए होल जो अगर हम देखें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर एक ही है। सो इसमें ये बात हो रही है कि यूनिवर्स का जो चरम है या नहीं है, और है तो वो कितने हैं। चरम का मतलब जहां एंड कर रहा है, और एंडिंग में ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ करके दिखाया गया है कि यूनिवर्स चक्राकार है किंतु एंडिंग में गोलाकार दिख रहा है, परंतु बिल्कुल वो सेम सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है, बल्कि कहीं कहीं कुछ एक्सपांडेड है, कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्टेड है।
और उसके कारण से इस तरह के कॉर्नर्स बन गए हैं। तो मैंने अपनी थीसिस में इसी को कर्वेचर कहा है कि एक कर्वेचर साइंस के फील्ड में है कि स्पेस के अंदर कर्वेचर बनते हैं। तो ये जैन दृष्टि से एक तरह से ये देखा जाए तो स्पेस के अंदर जो कर्वेचर बनते हैं वो किस तरह के कर्वेचर है, और वो भी एंड में है, यूनिवर्स के एंड में वो कर्वेचर आपको दिखाई देते हैं। तो ये चूंकि धर्मास्तिकाई और अधर्मास्तिकाई सिमेट्रिकल फॉर्म में स्प्रेड नहीं है, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वही एक तरह से यूनिवर्स का एंडिंग आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। लास्ट का जो स्ट्रक्चर जहां यूनिवर्स एंड कर रहा है उसका स्ट्रक्चर भी उसी तरह से फिर आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि चरम ये यूनिवर्स अपने आप में द्रव्य दृष्टि से यानी मूलतः देखा जाए तो इस तरह का यूनिवर्स एक ही है, किंतु इसके जो एंडिंग्स है वो अनेक तरीके के आपको दिखाई देते हैं या अनेक दिखाई देते हैं। तो ये जितने भी कॉर्नर्स निकल रहे हैं वो सारे चरम कहलाते हैं। यूनिवर्स के अनेक चरम है यानी अनेक कॉर्नर्स निकल रहे हैं उसमें। इसी तरह से सुप्रा यूनिवर्स की जहां तक बात है तो उसके बारे में भी कहा गया है कि उसके जो चरम हैं वो भी अनेक हैं, और वो जब यूनिवर्स के बाद में सुप्रा यूनिवर्स स्टार्ट हो रहा है, अलोक स्टार्ट हो रहा है, तो ये जब अलोक यहाँ से ये लोक यहाँ एंड कर रहा है, यहाँ सब जहां जहां ये एंड कर रहा है वहां से सुप्रा यूनिवर्स स्टार्ट हो रहा है। सो उसमें इसके जो एंडिंग्स हैं वो इसके भी एंडिंग्स बन जाते हैं। तो जहां ये यूनिवर्स का एक्सपेंशन यहाँ पर है तो ये जो कॉर्नर है ये उसके अलोक के चरम कहलाते हैं। ये कॉर्नर्स जितने भी है वो अलोक के चरम कहलाते हैं, और ये यूनिवर्स के लोक के चरम ये कहलाते हैं। जो जहां यूनिवर्स के इनसाइड में आपको कॉर्नर्स दिखते हैं इनको शास्त्र की भाषा में निष्कूट कहा जाता है। निष्कूट, कोने। तो ये निष्कूट जो है यूनिवर्स के एंड में कई निष्कूट्स हैं, और इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि जनरली एक थियरी है कि जीव मृत्यु के बाद में मैक्सिमम 4 समय के अंदर जन्म ले लेता है, जहां कहीं उसको नया रूप में जन्म लेना है। किंतु अगर सपोज उसको निष्कूट में जन्म लेना पड़ जाए, और निष्कूट अगर इस तरह की शेप में हो कि वो सीधे उसके 4th समय में भी उसके डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं, तो उसे 2 टर्न और लेने पड़ सकते हैं। तो 6 समय में वो निष्कूट में जाकर के एटलीस्ट जन्म ले लेता है। सो कभी कभी कॉर्नर में जन्म होता है जीवों का। यूनिवर्स के इस तरह के कॉर्नर्स जो कि सीधे स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं, तो टर्निंग करते करते 6th जो है 5 टर्निंग के बाद में 6 टाइम में मोमेंट में वो जीव यहाँ पर पहुंच करके जन्म लेता है। सो ये मैक्सिमम टाइम माना गया है जीवों का ट्रेवल करने का, नेक्स्ट बर्थ लेने का जो बीच का टाइमिंग है। तो ये निष्कुट्स जो हैं ये आप देख रहे हैं, इन्हीं को चरम कहा गया है। ये सारे चरम है, इसी को मैंने अपनी थीसिस में कर्वेचर कहा है। इसको भगवती सूत्र में विग्रह कहा। विग्रह यानी पूरे मतलब एक्सपांडेड, पूरा एक जैसा शेप नहीं है, थोड़ा सा डिस्टोर्टेड शेप है यूनिवर्स का एंड में जाकर के। और ये शेप बन रहा है धर्मास्तिकाई अधर्मास्तिकाई के कारण से, क्योंकि धर्मास्तिकाई की जहां तक फैले हैं वहीं तक यूनिवर्स की लिमिट है, उसके बाहर यूनिवर्स जो है एंड हो जाता है, क्योंकि पदार्थ उसी के अंतर्गत ही चल सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं या एग्जिस्ट कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। सो धर्मास्तिकाई धर्मास्तिकाई का जो स्ट्रक्चर है वही एक तरह से यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है, और ये स्टेबल है, इटर्नल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आना है। तो इस शेप को विषम चक्राकार माना गया, विषम चक्राकार। और इसी तरह से आलोक जो है, आलोक का आकार माना गया है स्फेरिकल। स्फेरिकल एक गेंद में जिस तरह से, या एक मोती ले लें तो मोती का अंदर जिस तरह से छेद कर दिया जाता है, तो छेद के माफिक तो लोक है, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है, और बाकी सारा जो इनफाइनाइट सरकमफेरेंस वाला जो एक स्फीयर अपन सब कल्पना करें, उस तरह के सुप्रा यूनिवर्स का शेप माना गया। तो ये सुप्रा यूनिवर्स का जो चरम है वो यहाँ से यूनिवर्स से जुड़े हुए जो चरम है उनसे जुड़ा हुआ है, उनके उसके चरम, उसके जो एंडिंग्स हैं वो आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ओके।
सो ये आपको मैंने बताया कि किस तरह से का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो ये भगवान महावीर से पूछा गया था कि यूनिवर्स के एक चरम है या अनेक चरम है, तो उन्होंने कहा अनेक चरम है, क्योंकि अनेक निष्कुट्स हैं इसके, अलग अलग जगह ये कर्वेचर आपको दिखाई देंगे यूनिवर्स के एंड में, तो इसलिए अनेक चरम वाला यूनिवर्स है। किंतु ये मूल में एक ही पूरा यूनिवर्स ऐसा एक ही है, अनेक नहीं है, पर इसके कर्वेचर्स अनेक है, इसके एंडिंग्स जो है या निष्कुट्स जो है वो बहुत है। सो ये चूंकि और असंख्यात माने गए, इस तरह के कर्वेचर्स इन्यूमरेबल माने गए। और फिर बाद में जो डिस्कशन चलता है वो अलग अलग सभी प्रकार के जितने भी जोग्राफिकल या रीजन्स हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर, तो जैसे कि 7 प्रकार की नरक मानी गई है, उनका अपना स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में भी सेम इसी तरह का स्टेटमेंट है कि उसके कर्वेचर्स अनेक है, यानी वो नरक भी बहुत योजन्स तक फैली हुई है, तो उसको जब वो एंड में दिखाई देती है तो उसके कर्वेचर्स अपने आप, तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ये 7 नरक का पार्ट है, ये लोअर पार्ट में 7 हेल्स मानी जाती है, तो ये मान लीजिए ये 7वीं नरक है, तो इसका कर्वेचर यहाँ पर बन रहा है, इसका कर्वेचर ये जो कोने हैं वो उसके कर्वेचर हैं एक तरह से, या निष्कुट्स हैं या चरम कह दीजिए उसको। सो ये इसी तरह से 6th नरक है तो इसके कर्वेचर यहाँ बन रहे हैं, इसी तरह से 5th वाले के 4th के ये इस तरह के है, ये मिडल यूनिवर्स है, इसके कर्वेचर्स यहाँ क्रिएट हो रहे हैं, और ये अपर यूनिवर्स है, तो इस यूनिवर्स अपर यूनिवर्स में भी आप ये देख रहे हैं इतने चरम हैं, तो असंख्यात माने गए ये, तो यहाँ पर तो जितना दिखा सकते थे पिक्चर में ड्रॉ करके, तो वो उतना एक मॉडल के रूप में दिखा दिया गया है। और इसी तरह से जो है सभी देवलोकों के संदर्भ में भी यही बात है, नरक के संदर्भ में भी यही बात है, मिडल यूनिवर्स के संदर्भ में भी यही बात है कि वो मिडल यूनिवर्स भी अपने आप में एक ही है, कोई अनेक ऐसे यूनिवर्स नहीं है, और ये अपर जो लोअर पार्ट है वो भी हर हेल जो हर नरक भी अपने आप में सिंगल है, उस तरह की कोई दूसरी और नरक आपको देखने को नहीं मिलेगी यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में। इसी तरह से जितने भी स्वर्ग माने गए हैं 26 स्वर्ग माने जाते हैं, तो उन सबका भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको इसी तरह से नजर आएगा कुछ। सो ये आप मैंने ब्रीफ में बताया, लंबा चौड़ा डिस्कशन कर रखा है एक एक को लेकर के, सो मैंने उसको ब्रीफ कर दिया आपको पूरी तरह से। तो ये कर्वेचर किस तरह के हैं, या चरम इसको कहें या निष्कुट कहें, कोने कहें, सो ये कोने किस तरह से यूनिवर्स में बन रहे हैं एंड में जाने पर, बीच में नहीं, इसलिए स्पेस को बीच में कर्व हो रहा है, कर्वेचर क्रिएट हो रहा है, ऐसा हम नहीं मानते हैं जैन सिद्धांत की दृष्टि से, क्योंकि स्पेस जो है वो एक तरह से स्टेबल है, और इसमें उसमें किसी तरह की कोई भी वस्तु से कोई परिवर्तन होना नहीं है, उसका अपना जो स्ट्रक्चर है जैसा है वैसा ही रहना है, उससे पदार्थ के रहने से स्पेस में कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब परमाणु के संदर्भ में बात हो रही है कि परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा है, वो मिडल में उसका मिडल पार्ट है या उसका एंडिंग पार्ट है, तो इसमें 26 टाइप से जो है क्वेश्चन किए गए हैं कि उसमें क्या संभावना है, उसके स्ट्रक्चर के किस तरह की का हो सकता है। तो इस विषय में आप ये येलो कलर में मैंने जो मेन टेक्स्ट दिया है आप ये देख रहे हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है गोयमा परमाणु पुग्गले नो चरी में नो अचरी में नियमा अवत्तव्य शेषा भंगा पड़ी से यब्बा। सो यहाँ पर ये बात कही है भगवान महावीर ने कि परमाणु का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं आप डिफाइन कर सकते हो, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उसका आप ये नहीं कह सकते उसमें एंड है या उसका कोई मिडल पार्ट है, इस तरह से आप कोई डिफाइन नहीं कर सकते हो, वो इनएक्सप्लिकेबल स्टेट में होता है। और बाकी ये जितने भी 26 टाइप से आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं कि उसका आकार इस तरह का हो सकता है कि उस तरह का हो सकता है, तो ये सारे विकल्प उस पर लागू नहीं होते हैं, केवल 26 में से 26 में से केवल एक विकल्प लागू होता है जिसको हम इनएक्सप्लिकेबल स्टेट कहते हैं। तो परमाणु की जो चूंकि ये डायमेंशनलेस है, तो इसको हम इसका एंड है या इसका मिडल पार्ट है ऐसा हम इस तरह से एक्सप्लेन परमाणु को नहीं कर सकते। तो ये बात आपको मूल टेक्स्ट में कही गई है, और ये 26 टाइप से उसके विकल्प किए गए हैं।
तो ये आपको मैंने 26 टाइप से, यानी परमाणु को आप किस तरह से स्ट्रक्चर, अलग अलग तरह से स्ट्रक्चर उसका देख करके आप ये विकल्प सब लागू होते, तो उस पर नहीं होते क्योंकि वो एक सिंगल पॉइंट है, तो उसमें आप इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो नहीं देख सकते हो। ये आप यहाँ देख रहे हैं कि परमाणु के अलावा दो प्रदेश यानी दो परमाणुओं के मिलने से जो मॉलिक्यूल या एग्रीगेट बनता है उसको द्विप्रदेशीय स्कंद कहते हैं। इसी तरह से तीन परमाणुओं के मिलने से जो स्कंद बनता है, एग्रीगेट बनता है या मॉलिक्यूल बनता है, उसको त्रिप्रदेशीय स्कंद कहते हैं। इसी तरह से 4 से लेकर के अनंत तक परमाणु मिलकर के एक स्कंद यानी एग्रीगेट बना सकते हैं या मॉलिक्यूल बना सकते हैं या कंपाउंड बना सकते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर किस तरह के दिखाई देते हैं, एंड में किस तरह से दिखता है, मिड में किस तरह से दिखता है, क्या उसमें पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज है, इसको डिस्कस किया गया है और उसी को ये इस चार्ट के अंतर्गत बताया गया है। तो इसमें दो दृष्टि से देखा गया है कि परमाणु, मान लीजिए कि दो परमाणु का एक स्कंध है, एक एग्रीगेट है या कंपाउंड है, तो वो या तो एक आकाश प्रदेश में रहेगा या दो आकाश प्रदेशों में रहेगा, उससे अधिक में वो नहीं रह सकता है। तो उसका जब स्ट्रक्चर आप देखोगे, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये दो परमाणु है सपोज, तो ये एक ही लाइन के अंदर है, दो स्पेस पॉइंट के में है, अलग अलग मान लीजिए एग्जिस्ट कर रहे हैं, परंतु दोनों एक लाइन में दिखाई देते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। तो इस कंडीशन में आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसकी अपेक्षा ये इसका चरम कहलाता है, इसकी अपेक्षा ये इसका चरम कहलाता है, किंतु मिडल इसका कोई पार्ट नहीं बनता है। सो उन्होंने कहा कि इसमें इसलिए दो चरम की संभावना नहीं कर सकते, आप एक चरम की ही कल्पना कर सकते कि ये इसका चरम है या ये इसका चरम है, इस तरह से विकल्प किए गए हैं। सो इसी तरह से 3 प्रदेशीय स्कंध में क्या होता है, 4 में क्या होता है, 5 में क्या होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर उसमें पॉसिबल है। तो कई तरह की जिस परमुटेशन जिसको कहते हैं, परमुटेशन आप कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन करके कई तरह के स्ट्रक्चर की कल्पना अलग अलग परमाणुओं की संख्या के आधार पर आप करके उसको देख सकते हैं। तो उसमें कौन कितने परमाणु चरम की कंडीशन में, ये देखिए कि आप पांच प्रदेशीय, अगर मान लीजिए कि आपने एक स्कंध लिया 5 परमाणुओं से बना हुआ, तो इसका मिडल में तो एक ही परमाणु होगा, किंतु इसके कॉर्नर में 4 हो सकते हैं। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर, कितने नंबर का परमाणु है, उसके आधार पर आप स्ट्रक्चर की कल्पना अलग अलग तरह के कर सकते हैं। तो ये मैं मेरे ख्याल से मैंने मोटा मोटी आपको बताया है। बाकी इसको इस तरह से आप स्पेस की दृष्टि से देख सकते हैं। तो आगमों में ये भी कहा है, जैसे मान लीजिए 5 परमाणुओं का एक स्कंद, एक मॉलिक्यूल या एग्रीगेट है, किंतु वो एक ही स्पेस पॉइंट में भी रह सकता है। तो जब एक स्पेस पॉइंट की दृष्टि से देखा जाएगा तो वो अवक्तव्य इनएक्सप्लिकेबल उसकी स्टेट होगी, उसका स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि वो आपको दो प्रदेशी या दो को अलग अलग 5 रूप में दिखाई नहीं दे रहा, वो एक ही मॉलिक्यूल के रूप में दिखाई दे रहा है या एक ही एटम के स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। तो उसके डायमेंशन बताना मुश्किल होगा उस समय। अगर वो अलग अलग 5 आकाश प्रदेशों 5 स्पेस पॉइंट के अंदर स्प्रेड हो चुका है, तो आप उसका डिसाइड कर सकते हैं कि ये इसका एंडिंग है, ये उसका एंडिंग है, और इतने 3 परमाणु बीच में मिड में है। तो ऐसा आप कुछ कर सकते हो। अगर वो सेम लाइन में है तो आप इस तरह से उसका स्ट्रक्चर बता सकते हो, परंतु अगर वो एक ही स्पेस पॉइंट के अंदर है तो उसके डायमेंशन बताना मुश्किल होगा आपको। सो ये इस तरह की हर मतलब अनंत प्रदेशी स्कंद भी एक आकाश प्रदेश के अंदर रह सकता है, और जब वो एक आकाश प्रदेश के अंदर रहता है इसका मतलब है कि वो परमाणु की साइज में आ गया है, और वो जब परमाणु की साइज में आ जाता है तब फिर उसका डायमेंशन बताना आपके लिए मुश्किल होता है। और मैक्सिमम वो स्प्रेड करेगा तो वो असंख्य आकाश प्रदेशों में स्प्रेड कर सकता है। वो है अनंत प्रदेशी, यानी अनंत परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ एक स्कंध है, एग्रीगेट है। परंतु चूंकि आपके पास स्पेस असंख्य प्रदेशात्मक ही है, लोकाकाश के असंख्य ही प्रदेश है, तो कोई भी मटेरियल एंटिटी है, चाहे वो अनंत परमाणुओं से मिलकर भले बनी हुई हो, परंतु उसको स्प्रेड तो उतने ही स्पेस में होना है जितना लोकाकाश के अंदर अवेलेबल है। तो वो असंख्य आकाश प्रदेशों से ज्यादा एक्सपांशन किसी भी मटेरियल एंटिटी का हो ही नहीं सकता है।
इसलिए वो अनंत प्रदेशी स्कंध भी, मॉलिक्यूल्स भी या एंटिटीज जो भी हैं, बॉडीज जो भी हैं, वो इस असंख्य आकाश प्रदेश के अंदर ही पाई जाती है, उससे बाहर अनंत आकाश प्रदेशों में देखने को नहीं मिलती है। अब हम आ रहे हैं कि पदार्थों के, यानी स्पेशली जो मटेरियल एंटिटीज होती हैं, उनमें 5 प्रकार के शेप होते हैं। तो शास्त्र में 5 प्रकार के शेप माने गए हैं, वो शेप मैं पहले दिखा देती हूँ। ये ये 5 तरह के शेप माने गए हैं शास्त्र में। परिमंडल आकार माना जाता है। परिमंडल आकार किसी चीज का हो सकता है, तो जैसे वो चूड़ी के आकार का, या इस तरह से आप ये देख रहे हैं टायर का आकार जो होता है, तो ये सर्कुलर आकार है, जैसे परिमंडल आकार कहा जाता है। वृत्त आकार स्फेरिकल होता है, जैसे गेंद है या पृथ्वी का जो आकार है, या जो भी प्लैनेट्स हैं वो सारे स्फेरिकल शेप में। ये वृत्त आकार इसे कहते हैं। त्रस आकार, त्रस्र बोलते हैं। त्रस्र आकार का मतलब है ट्रायंगल। अस्र का मतलब होता है कोण, और त्रि यानी 3 कोणों वाला। ये 3 कोणों वाला जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको त्रस्र आकार बोलते हैं, जैसे ट्रायंगुलर बोलते हैं मैथमेटिक्स में। और चतुरस्र आकार जो होता है ये माना गया है स्क्वायर का जो शेप है। और आयत आकार जिसे आप रेक्टेंगुलर कहते हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप है। ये 5 तरह के शेप होते हैं। अब इस संदर्भ में भी प्रश्न किया गया है कि इन शेप का भी जो है एंडिंग्स किस तरह का होता है, अर्थ ये स्फेरिकल है या सर्कुलर है या ट्रायंगुलर है, या इनके इसके भी शेप किस तरह से होते हैं, तो एंड में क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो ये भी एक तरह से डिस्कशन का विषय बना हुआ है। और इसके अलावा भी कई चीजें इन आकारों को लेकर के की गई है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसी को बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये प्रश्न पूछा गया है कि ये जो आकार हैं, सपोज 5 संस्थानों में, संस्थान का मतलब आकार है, तो ये 5 तरह के जो शेप हैं, इन शेप की स्थिति क्या होती है, ये कितने प्रदेशों वाले होते हैं, इनमें कितने परमाणु आप मिलते हैं तब ये इस तरह के शेप बनते हैं। तो ये कहा कि वो संख्यात प्रदेशी भी हो सकते हैं, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकते हैं, और अनंत प्रदेशी भी हो सकते हैं। अर्थात ये स्ट्रक्चर जो जिन भी चीजों के हैं उनमें परमाणुओं की संख्या 1 से लेकर के अनंत तक हो सकती है। तो डिपेंड करेगा कि वो स्ट्रक्चर किस तरह का है और पदार्थ उसमें कितने परमाणु की जरूरत है, तो उस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बनता है। तो ये बोल रहे कि संख्यात प्रदेशी है, और सपोज संख्यात प्रदेशी अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो स्पेस में उसको कितना स्पेस चाहिए। तो ये कहा कि संख्यात प्रदेशी स्कंद है तो वो संख्यात प्रदेशों में भी रह सकता है, यानी जितने उसमें प्रदेश है उतने आकाश प्रदेशों में वो स्प्रेड कर सकता है। वो मिनिमम एक स्पेस पॉइंट के अंदर भी रह सकता है, और मैक्सिमम जितने उसके अंदर एटम्स है उतने स्पेस पॉइंट्स के अंदर रह सकता है। किंतु वो संख्यात प्रदेशी है तो इसलिए संख्यात प्रदेशों में ही रहेगा। असंख्यात, यद्यपि संपूर्ण लोकाकाश जो यूनिवर्स का जो स्पेस है, वो कॉस्मिक जो स्पेस है वो असंख्यात प्रदेशी है। तो अगर कोई स्ट्रक्चर में संख्यात परमाणु ही है, यानी न्यूमरेबल परमाणु ही है, तो वो इनन्यूमरेबल स्पेस में तो नहीं फैलेगा, कम से कम न्यूमरेबल स्पेस पॉइंट्स के अंदर ही अपने आप को एक्सपांड करेगा। इसी तरह से असंख्यात प्रदेशी है तो वो असंख्यात प्रदेशों में एक्सपांड कर सकता है, और अनंत प्रदेशी है तो वो संख्यात और असंख्यात प्रदेशों में एक्सपांड कर सकता है, किंतु अनंत प्रदेशों में नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉस्मिक स्पेस की लिमिट खत्म हो गई है, उससे बाहर वो स्प्रेड नहीं कर सकता है, और कॉस्मिक स्पेस इन्यूमरेबल स्पेस पॉइंट्स का ही है, उससे ज्यादा नहीं है। इसलिए अनंत प्रदेशी स्कंद की लिमिट जो है स्पेस में एक्सपांड करने की, वो असंख्य प्रदेशी हो सकती है, मैक्सिमम अनंत नहीं हो सकती है। ये इस तरह से चर्चा की गई है कि इसमें चरम जो है इस एक सर्वथी थोड़ा, यानी उसमें अचरम, चरम, और ये इस तरह से, यानी बीच का उसका हिस्सा सबसे छोटा होगा जो संख्यात प्रदेशी स्कंद स्ट्रक्चर होंगे, और उसके कॉर्ने उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो उसमें कितने कॉर्नर निकल रहे हैं या एंडिंग्स उसका किस तरह का है। तो ये कई तरह से इसमें चर्चा की गई है, और उनका अल्पा बहुत्व कहते हैं, अल्पा बहुत है ना, कंपैरिजन भी किया गया है
कि उसमें मान लीजिए कि कितने कॉर्नर्स हैं, तो उन कॉर्नर्स के अंदर भी स्पेस जो पॉइंट्स आते हैं या उसके अपने जो एटम्स हैं उनका नंबर, और मिडल जो उसका पार्ट है उसके जो एटम्स है उसका नंबर, उनमें कंपैरिजन किया गया है। तो ये दोनों को अगर हम दोनों स्पेस पॉइंट्स, दोनों के पॉइंट्स एटम्स के नंबर्स को मिलाएं तो चरम और अचरम दोनों के पार्ट्स के एटम्स के नंबर विशेषाधिक हो जाते हैं। और अगर हम केवल चरम पार्ट्स के लेते हैं तो उसमें संख्यात गुना है, और अचरम पार्ट के अंदर जो एटम्स है उनका नंबर सबसे कम है। सो ये डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो उसमें किस पार्ट के अंदर कितने एटम्स हैं। कभी कभी मिडल पार्ट में ज्यादा हैं, जैसे लोग का जो कॉर्नर्स हैं उसके स्पेस पॉइंट्स कम है, और मिडल जो यूनिवर्स है उसके स्पेस पॉइंट्स असंख्यात गुना ज्यादा है। सो ऐसा, और इसी तरह से सुप्रा यूनिवर्स के जो मिडल पार्ट है उसमें अनंत गुना उसके स्पेस पॉइंट्स हैं इन कंपैरिजन टू द कॉर्नर स्पेस पॉइंट्स। तो ये थोड़ा इस रूप में स्ट्रक्चर की चर्चा देखने को मिलती है। लास्ट में कुछ चीजें डिस्कस की गई है, वो इस रूप में की गई है कि जीव के संदर्भ में चरम और अचरम का कंसेप्ट क्या हो सकता है। तो उसमें देखा गया है कि उसको कई दृष्टियों से जीव के संदर्भ में इसकी चरम और अचरम की चर्चा की जा सकती है। तो उसमें 11 पॉइंट्स लिए गए हैं: गति, स्थिति, भव, भाषा, श्वासोच्छ्वास, आहार, भाव, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। ये 11 चीजों से जीव और अजीव के जीवों के संदर्भ में विचार किया गया है। तो गति की दृष्टि से जैसे मान लीजिए कि कोई मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ है और इसी जन्म में उसका मोक्ष होना है, तो ये गति की दृष्टि से उसके अंतिम है, यानी वो वापस इस मनुष्य गति में या किसी भी गति में वो नहीं जाने वाला है, वो अब ट्रांसेंड करने वाला है। तो ये उसकी स्टेट जो है चरम स्थिति कहलाती है। इसी तरह से स्थिति के बारे में है कि मान लीजिए कि लाइफ स्पान के बारे में है कि वर्तमान में हम जिस लाइफ स्पान में है, सपोज फ्यूचर में अगर हमें वापस मनुष्य के रूप में जन्म लेना भी पड़े, तो अगर ये अभी हमारा लाइफ स्पान, सपोज मैं अपना लाइफ स्पान मानती हूँ कि 90 इयर्स का है सपोज, या 100 इयर्स का है, तो वापस अगर मैं मनुष्य बनूंगी तो भी मेरा लाइफ स्पान ये कभी नहीं होने वाला है, अर्थात 100 इयर्स का कभी नहीं होने वाला, या तो मैं अधिक हो जाएगा या कम हो जाएगा, पर सेम लाइफ स्पान मुझे कभी नहीं मिलना है। सो उस दृष्टि से लाइफ स्पान की किसी हर जीव के पर्सन के आधार पर डिफर करेगा कि किसका लाइफ स्पान कितना है, और वो लाइफ स्पान सेम कभी उससे फ्यूचर में वापस मिलना है या नहीं मिलना है। इसी तरह से भव की दृष्टि से है कि वापस उसका जन्म होना है या उस कंडीशन में जन्म होना है या नहीं होना है। तो ये डिपेंड करेगा उस जीव के अपने कर्मों के ऊपर कि सपोज कोई नरक में जन्म ले लिया, अभी वर्तमान में नरक में गति में है, किंतु वापस वो उसी रूप में जन्म लेगा या नहीं लेगा, ये उसके अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों है कि वो चरम भी हो सकता है, अचरम भी हो सकता है ना, वापस रिपीट भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये उसका लास्ट लाइफ हो उस स्टेट में। इसी तरह से भाषा की दृष्टि से विचार किया गया है कि हर जीव की अपनी अपनी भाषा होती है, एक इंद्रिय जीवों को छोड़ दीजिए, बाकी सब जीवों की अपनी कुछ न कुछ भाषा होती है। तो वो भाषा, पर्टिकुलर भाषा जिसको वो बोल रहा है अभी, वो भाषा वापस उसे बोलने का फ्यूचर में चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये भी डिपेंड करेगा कि उसका उस रूप में जन्म होगा या नहीं होगा। तो इस पे डिपेंड करता है। सपोज कोई नरक में जन्म लेता है तो नरक के प्राणी अपने अलग अपनी भाषा बोलते हैं, देव के रूप में जन्म लेते हैं तो देव अपनी तरह की भाषा बोलते हैं, मनुष्य जन्म लेता है तो मनुष्य अपनी तरह की भाषा बोलता है। सो सपोज अगर मैं वापस मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेती हूँ तो मैं मनुष्य की भाषा को पुनः प्रयोग नहीं कर सकती हूँ। सो ये भाषा की दृष्टि से भी विचार किया गया कि कुछ जीव होते हैं कि जो वापस इस रूप में जन्म नहीं लेंगे तो वो भाषा कभी उनको बोलने का चांस नहीं रहेगा। इसी तरह से श्वासोच्छ्वास के बारे में है कि किसका श्वास कितना है। सो ये श्वासोच्छ्वास की भी जो सब जीवों के अपना श्वास लेने का अलग अलग तरीका है। देवताओं का अपना श्वास का अलग नियम होता है, मनुष्यों का अपना है, अन्य जीवों का अपना है। तो उस तरह की श्वास ब्रीदिंग जो प्रोसेस जीव करता है या ब्रीदिंग की जो भी वो उस करता है, तो वो उसका ब्रीदिंग का जो तरीका है वो सेम उसी तरह से उसका होगा या नहीं होगा, उसके लाइफ स्पान पर डिपेंड करता है कि वो उस लाइफ स्पान में वापस आता है या नहीं आता है। इसी तरह से आहार के ऊपर है कि भोजन, फूड लेने की बात है।
सो ये है कि हर जीव का अपने तरीके का फूड होता है। सो उस फूड के बारे में है कि वो मान लीजिए कि नरक के प्राणी अपने तरीके का आहार लेते, देवताओं का अपना आहार होता है, मनुष्यों का अपना तरीका होता है आहार करने का। तो वो आहार तभी ले पाएगा कि जब वो उस स्टेट में आए वापस। तो आहार की दृष्टि से भी ये देखा जाता है कि कौन सा जीव वापस उस तरह का आहार ग्रहण कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसी तरह से भाव की दृष्टि से, भाव का मतलब है स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जीव की कॉन्शियसनेस की जो स्टेट्स हैं वो 5 टाइप्स के स्टेट्स मानी गई है, उसकी चर्चा मैं अभी करती हूँ। और वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। इसी तरह से जैसे बॉडी के हमारे जो कलर्स हैं, देवताओं के अपने शरीर के कलर हैं, उनके बॉडी का अपना स्मेल है, टेस्ट है या टच करने का है। सो ये क्वालिटीज बॉडी से रिलेटेड है सब जीवों की। तो वो अगर उस फॉर्म में जन्म लेता है तो वो उसको वो उसी तरह का कलर, गंध, रस और स्पर्श मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो ये इस तरह की पॉसिबिलिटी पर भी विचार किया गया। अभी ये भाव की जो बात आती है, क्योंकि जनरली हमारी कई तरह की जब चर्चाएं होती है इमोशन को लेकर के और साइकोलॉजिकल स्टेट्स को लेकर के, तो हमें ये देखना है कि जैन धर्म में चेतना के ये 5 स्तर माने गए, कॉन्शियसनेस के 5 स्तर माने गए, जिनको कि 5 भाव कहा जाता है। सो चेतना का, या कहना चाहिए कि आत्मा का, ये 5 स्टेट्स बनती है। सबसे पहली स्टेट जो है वो औदैहिक भाव कहलाती है। औदैहिक भाव का मतलब है कि 8 प्रकार के कर्मों का जीव को निरंतर उदय चलता रहता है जब तक वो संसार की अवस्था में है, और उन कर्मों का प्रभाव चेतना के ऊपर पड़ता रहता है। सो सपोज मान लीजिए कि मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है हमारे, उसके कारण से हमारे अंदर राग द्वेष जनरेट होते हैं, क्रोध मान माया लोभ जनरेट होते हैं। ये सब कुछ दूसरे तरह की जो चीजें हैं वो हमारे, दूसरे तरह के इमोशंस हैं वो भी हमारे अंदर पैदा होते रहते हैं। सो ये औदैहिक भाव है। जब कर्म के प्रभाव से चेतना की जो अवस्थाएं बनती रहती है, जो स्टेट्स बनती हैं, जो चेंजेस उसमें आते हैं, जो इफेक्ट्स उसमें आते हैं, जिस किसी कर्म के उदय से चेतना पर जो प्रभाव पड़ता है, वो सब औदैहिक भाव कहलाते हैं। औपश्चिमिक भाव है कि कर्म का हमेशा उदय ही होता है, ऐसा नहीं है। कर्म का क्षोपशम, उपशम भी होता है। उपशम का मतलब है सप्रेशन होना, सबसाइड होना। तो कभी कभी कर्म सबसाइड अवस्था में जाता है। मान लीजिए मोहिनी कर्म, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, इस समय हमारे मोहिनी कर्म का उदय नहीं चल रहा, इंटरनल भले चल रहा हो बट एक्सटर्नली आपको उदय वो नहीं दिखाई दे रहा कि हम अभी कोई क्रोध के स्टेट में नहीं है या अहंकार के स्टेट में नहीं है। तो इस समय टाइम बीइंग के लिए कर्म क्या होता है, सबसाइड हो जाता है, वो नलीफाई, उसका इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाता है। वो कहना चाहिए कि इनफेक्टिव बन जाता है कुछ टाइम बीइंग के लिए, जब हम क्रोध आदि या कषाय आदि में लिप्त नहीं है या राग द्वेष के स्टेट में नहीं है, तो वो टाइम बीइंग के लिए वो उपशमित हो गया है। सो कुछ समय के बाद में वापस वो एक्टिव हो सकता है। तो इनएक्टिव स्टेट जो कर्म की होती है वो औपशमिक स्थिति होती है। ये एक प्रकार से प्योरिफाइड स्टेट मानी जाती है, किंतु एक तरह से सबसाइड हुआ है। यहाँ पर हमारे अंदर कर्म का जो प्रभाव है वो सबसाइड हुआ है, इनएक्टिव स्टेट में चला गया है। कुछ समय के बाद फिर वो वापस एक्टिव हो सकता है। तो जब वो इनएक्टिव स्टेट में रहता है तब आपके अंदर बहुत प्योरिटी रहती है और आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, सब कुछ आपको पॉजिटिव लगता है। सो और कोई तरह का इमोशनल इम्बैलेंस आपके अंदर क्रिएट नहीं होता या एग्रेशन क्रिएट नहीं होता उस स्टेट में। तो ये औपशमिक अवस्था एक अच्छी स्टेट मानी जाती है और इसमें ही आध्यात्मिक उन्नति की शुरुआत होती है। क्षायोपश्मिक अवस्था जो है, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू सब्सिडेंस कम डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मस। कर्म का हमारे अंदर में दोनों तरह से स्टेट चलती रहती है। कर्म सबसाइड भी रहता है और एक्शन में आकर के समाप्त भी होता रहता है, तो क्षय भी होता रहता है उसका। तो जब वो क्षायोपश्मिक स्टेट भी एक पॉजिटिव स्टेट है चेतना की। इस स्टेट में आपको जिस तरह से वर्तमान में हम जो कुछ ज्ञान कर रहे हैं वो हमारा क्षायोपश्मिक स्टेट है हमारी। अभी हमने कर्म का पूरी तरह से, ज्ञानावरणी कर्म का पूरी तरह से क्षय नहीं किया, इसलिए हमें केवल ज्ञान तो नहीं है, बट बाकी सब थोड़े बहुत जो कुछ हमें नॉलेज हो रहे हैं ये कर्म के क्षोपशम के कारण से हो रहे हैं। यानी ज्ञानावरणी कर्म इस समय हमारे अंदर में
कुछ क्षय हो गया है, कुछ अंशों में पार्टली ये क्षय होता है, डिस्ट्रॉय होता है, और पार्टली ये सबसाइड रहता है, और उस स्टेट में हमें कुछ ना कुछ नॉलेज होते रहते हैं। तो ये हमारे अंदर जो नॉलेज की एबिलिटी है, किसी चीज को जानने की जो क्षमता है, योग्यता है, ये क्षयोपश्मिक भाव कहलाता है। सो ये भी बहुत अच्छी स्टेट मानी जाती है, बहुत पॉजिटिव स्टेट मानी जाती है, चेतना की शुद्ध अवस्था मानी जाती है। परम शुद्ध अवस्था नहीं है, परंतु ये भी एक शुद्ध अवस्था है। क्षायिक जो है वो ये परम शुद्ध अवस्था चेतना की मानी जाती है। इसमें कर्म जिस कर्म का उदय चल रहा है, सपोज मोहिनी कर्म का उदय अगर किसी के चल रहा है और वो पूरी तरह से आपने उस कषाय को खत्म कर दिया, राग द्वेष से पूरी तरह से मुक्त हो गए, जिसको जैन परंपरा में जो स्पिरिचुअल स्टेजेस मानी गई हैं, 14 स्टेजेस मानी गई है, जिनको 14 गुणस्थान कहते हैं। सो 11वें गुण स्थान में जैसे ही जीव पहुंचता है तो उसका केवल उपशम अवस्था बनती है, जो अभी हमने सेकेंड अवस्था जिसको कहा है, वो भी बहुत हाई स्टेट है, किंतु वो वापस एक्टिव हो जाता है कषाय, तो फिर वापस डाउनफॉल हो जाता है उस स्टेट में। किंतु क्षायिक अवस्था आने पर, यानी कर्म का पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाने पर, फिर एक्टिव होने का, कर्म का एक्टिव होने का कोई चांसेस नहीं रहते हैं, और आत्मा पूरी तरह से प्योरिफाइड हो जाती है, उस बुराई से या उस कर्म के एडवर्स इफेक्ट से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। तो ये स्थिति क्षायिक स्टेट यद्यपि सिद्ध अवस्था में बनती है, और 12वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान के अंदर भी बनती है। 4 कर्मों का जिस समय नाश होता है, क्षय होता है, तो एक क्षायिक अवस्था उस स्टेट में प्राप्त होती है। तो उस स्टेट में चेतना पूरी तरह से प्योरिफाइड हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, मिरर लाइक हो जाती है। फिर सारी चीजें उसमें अपने आप, जगत के सारे सत्य उसमें रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। सो उसे उस प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, अपनी चेतना को कहीं भेजने की जरूरत नहीं होती। उसकी चेतना इतनी ट्रांसपेरेंट हो जाती है कि यूनिवर्स में जो कुछ है वो सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है उसमें। सो ये क्षायिक स्टेट बनती है जब कर्म का क्षय हो जाता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। पारिणामिक अवस्था चेतना की तब बनती है जब जीव का अपना जो स्वाभाविक इन्नेट जो नेचर है, जो कि उसका किसी कर्म के प्रभाव से नहीं है, बल्कि स्वतः जो है उसके अंदर, और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसमें कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सपोज हम जीव हैं, हम जीव हमेशा जीव रहेगा, चाहे उसके ऊपर कर्म की कितनी भी मार क्यों न पड़ जाए, वो चाहे पृथ्वी का जीव क्यों न बन जाए, स्टोन का के फॉर्म में क्यों न चला जाए, किंतु स्टोन के फॉर्म में भी उसकी कॉन्शियसनेस वर्क करती रहती है। तो ये जीवत्व जो है, जीव बनना, लिविंग एंटिटी ये होना, ये कोई कर्म के अधीन नहीं है कि कौन लिविंग बनेगा कौन नॉन लिविंग बनेगा, ये कोई कर्म के अधीन नहीं है। ये पदार्थ का अपना स्वभाव है, अपना नेचर है, और इस पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सो इसलिए जीव हमेशा हर स्टेट में जीव रहता है, वो कभी नॉन लिविंग बनता ही नहीं है, कभी मटेरियल नेचर उसका बनता नहीं है। सो ये पारिणामिक भाव के कारण से, तो पारिणामिक इस तरह की 10 क्वालिटीज मानी गई है, जो पारिणामिक क्वालिटीज मानी जाती है, वो जीव या अजीव में स्वाभाविक रूप से वो हमेशा रहती है, और उस स्टेट में कोई किसी बाह्य किसी भी चीज का प्रभाव उसके ऊपर कोई नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं पड़ता है। सो वो हमेशा उस रूप में आपको रिफ्लेक्ट करेगी ही वो क्वालिटीज उसमें। सो ये पारिणामिक भाव कहलाता है। तो ये भावों का एक अलग से चैप्टर होगा, तब उन सभी भावों के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। अभी वर्तमान में जस्ट यहाँ पर अभी जब बात चल रही थी कि कौन सा भाव चरम होता है और अचरम होता है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि औदयिक और क्षयोपश्मिक और पारिणामिक, सॉरी औपशमिक, ये प्रथम जो 3 भाव हैं, ये चरम और अचरम, इनकी बात आप कर सकते हैं कि जो जीव मुक्त हो जाता है तो उसमें केवल 2 ही भाव रहते हैं, क्षायिक और पारिणामिक। ये 3 भाव समाप्त हो जाते हैं, यानी कर्म का उदय उसके अंदर होता नहीं है। इसलिए कर्म के उदय के परिणाम स्वरूप जो चेतना की स्थितियां बनती हैं, उसमें उतार चढ़ाव आता है या उसमें विकास या ह्रास होता है, ये सारी स्थितियां उनके अंदर संभावनाएं खत्म हो जाती है। औपशमिक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कर्म पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो उपशम की जरूरत का स्कोप ही नहीं है वहां पर कुछ। क्षयोपश्मिक स्थिति भी नहीं रहती है। क्षयोपश्मिक स्थिति तब बनती है कि जब कर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उसका इफेक्ट हमारे ऊपर हो रहा है, तब उस कंडीशन में उसको सबसाइड करने की या डिस्ट्रॉय करने की जरूरत पड़ती है।
सो वो स्टेट उनके अंदर नहीं बनती क्योंकि वो कर्म से पूरी तरह से मुक्त है। तो ये कर्म से बनी हुई 3 जो अवस्थाएं हैं ये उनमें नहीं रहती है, और ये केवल 2 स्थितियां रहती है, क्षायिक और पारिणामिक। तो सिद्धों में क्षायिक और पारिणामिक को कहा जाता है कि वो उनका चरम यानी उनका कभी एंडिंग होना ही नहीं है, वो हमेशा परमानेंटली उनमें वो स्टेट उनकी कॉन्शियसनेस की हमेशा बनी रहेगी। और ये जो जीव मुक्त हो रहा है, औदैहिक, औपशमिक और क्षयोपशमिक, ये 3 जो स्टेट्स कॉन्शियसनेस की बनती है संसार अवस्था में, अगर कोई जीव मुक्त होने वाला है तो उनका इन तीनों अवस्थाओं का एंड होने वाला है उस लाइफ में। तो उस दृष्टि से उसको चरम, इन 3 भावों को चरम और अचरम दोनों स्थितियों में देखा जा सकता है। जिसका जो अभी संसार में रहेंगे, इसी तरह से चलते रहेंगे, तो उनके तो ये तीनों स्थितियां बनती भी रहेगी। और जो लोग संसार से कभी मुक्त होना ही नहीं है, जिनका लक्ष्य भी नहीं है और न उनमें एलिजिबिलिटी है, तो उनमें ये अचरम अवस्था में ये भाव बने रहते हैं, हमेशा कंटिन्यू करते रहते हैं। सो इन्हीं बातों के साथ में ये आज का चैप्टर मैंने फिनिश करती हूँ। अब किसी के कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। आप में से किसी के भी कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। आज का चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल था, सो हो हाँ, सकता है समझाने हाँ, ज्यादा इंफॉर्मेटिव था तो थोड़ा समझने में कहीं कोई डिफिकल्टी हुई हो तो अच्छा रहेगा, क्वेश्चन करने से शायद स्पष्ट हो जाए। आपने कई नई चीजें बताई, तो 2-3 छोटे से प्रश्न थे मेरे। एक तो जो भी ये लोका का जो विवरण मैंने पहले देखा था, उसमें ये कॉर्नर्स नहीं बताए जाते थे, स्मूथ सरफेस, मतलब वो कहते हैं कि एक कोन है, उसके ऊपर दूसरा कोन है और तीसरा कोन, ये ऐसे मिलके, तो स्मूथ सरफेस बताई जाती थी। तो ये पन्नावना में कुछ ये जो निष्कुट और जो बताए आपने कॉर्नर्स, ये मुनि महेंद्र कुमार जी की भी पुस्तक है, उसमें भी उन्होंने स्मूथ डायग्राम दिया है, सब जगह स्मूथ ही मिलते हैं। तो एक तो वो बात सही है आपका कहना। अच्छा, आप कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हैं। सॉरी अगर मुझे आंसर नहीं, आप बताइए पहले ये एक, फिर बाद में दूसरा प्रश्न। वो बात सही है कि जब लोग का आपको स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है कि ये सुप्रतिष्ठित संस्थान आकार वाला है, पूरे लोक का आकार जो पूछा गया है, शेप पूछा गया, तो उसको एक्सप्लेन करते समय वो त्रिशराव संपुटाकार यानी 3 बाउल्स का की सेटिंग करके जो आकार एक्सप्लेन किया जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो उस बात को कहते हैं जरूर है। परंतु जब आप पर्टिकुलरली जब चरम और अचरम का संदर्भ जहां पर आएगा, वहां पर ये बातें कही जाएगी, चाहे अपने मुनि महेंद्र कुमार जी को भी पूछेंगे तो वो भी इस चीज को उसी रूप में एक्सप्लेन करेंगे। पर जब स्ट्रक्चर की बात आती है तब वो उसी तरह की बातें कही जाती है। इतनी डिटेल में कौन जाने की कोशिश करता है, या इतना आगमों को उस रूप में रेफरेंस देकर के वो सारी चीजें डिस्कस नहीं की जाती है, इसलिए लोगों को जनरली इसी तरह से स्ट्रक्चर बता दिया जाता है। बट ये निष्कुट जो है, ये आपको महेंद्र मुनि से भी पूछेंगे तो वो इसका समर्थन वो भी करेंगे। तो ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न होता है कि ब्रह्मांड में जहां तक हम देखते हैं कोई ऐसी कॉर्नर वाली चीज नहीं होती है, वो स्टेबल नहीं मानी जाती है। ये फिजिक्स के हिसाब से सरफेस टेंशन और ये जो दूसरे फोर्सेस हैं, ग्रेविटी वगैरह, ये लॉन्ग टर्म पे ऐसी कॉर्नर वाली शेप्स स्टेबल नहीं मानी जाती, तो इसलिए ये प्रश्न उत्पन्न मूल हुआ था। बात ये समझना है कि ये जो स्ट्रक्चर की बात हो रही है वो स्पेस की बात हो रही है। स्पेस तो कोई फिजिकल एंटिटी है नहीं। दूसरा, हम जिस स्ट्रक्चर को बता रहे हैं यहाँ निष्कुट के संदर्भ में, तो वो स्ट्रक्चर धर्मास्तिक और अधर्मास्तिक का अपना स्ट्रक्चर है एक्चुअल में, और वो भी नॉन फिजिकल एंटिटीज है। तो मूल बात ये है कि आपके फिजिक्स के रूल तो फिजिक्स मटेरियल चीजों पर तो लागू हो सकते हैं, पर नॉन फिजिकल चीजों को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे बताइए। आप उनको पहले तो डिटेक्ट करें पूरी तरह से, और फिर बाद में रूल अप्लाई करें, तब तो ठीक है। ये फिजिकल चीजें नहीं, ये जो बाउंड्रीज या निस्कूट्स या जो शेप्स बताए जा रहे हैं वो सारे नॉन फिजिकल शेप में हैं।
नॉन फिजिकल स्ट्रक्चर है सारे ये। तो आपके ये मटेरियल स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये मटेरियल नहीं है, ये सारा नॉन मटेरियल है। ये स्पेस का स्ट्रक्चर है, आपको बताया जा रहा है, और वो धर्मास्तिका धर्मास्तिका के कारण से वो स्ट्रक्चर उस तरह का आपको देखने को मिलता है। सो सब ये नॉन फिजिकल है सारा। अच्छा, दूसरा मेरा प्रश्न था कि हमको समाचार की क्लास में बताया गया कि 6 संस्थान होते हैं, हाँ, और आप बता रही हैं 5, तो इसमें सिलेंडर नहीं होता है? हमें कई चीजें स्पेस में हाँ, सिलिंड्रिकल मिलती हैं, हाँ, मतलब स्फेरिकल भी होते हैं और एन्युलर भी होते हैं, जो जैसे चूड़ी की तरह आपने कहा, और सिलिंड्रिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं और डिस्क शेप होते हैं। तो आपके यहाँ ये संस्थानों में ये डिस्क और सिलेंडर नहीं है, ऐसा मेरे को लगा। मुझे ये लगता है कि थोड़ा जो स्फेरिकल शेप कहा गया है, क्या उसी के अंतर्गत वो सारे शेप नहीं आते हैं क्या? उनको थोड़ा स्फेरिकल माना जाए तो कैसा रहे? नहीं, स्फेरिकल तो गोलाकार होता है, उसका सरफेस क्लोज्ड होता है, और डिस्क का सरफेस क्लोज नहीं होता है, वो मतलब उसके एज होते हैं, मतलब इसमें एज नहीं होता। तो अब ये है कि शास्त्र में 2 तरह के शेप बताए गए, एक को कहते इत्थंस्थ से शेप कहते हैं, एक को अनित्थंस्थ कहते हैं। ठीक है ना? इत्थंस्थ का मतलब है कि डिफाइंड शेप्स जिनको आप बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर सकते हो। तो ये शेप जो 5 बताए गए, ये क्लियरली आपको डिफाइन करके बता दिए गए हैं कि ये इस तरह के शेप हैं। किंतु ऐसे बहुत सारे दूसरे शेप हो सकते हैं जो इन 5 से अलग भिन्न प्रकार के हैं, तो आप उनको फिर उसके अंतर्गत काउंट कर सकते हैं, जिनको अनित्थंस्थ शेप कहा गया, जिनको डिफाइन करना कि ये इस तरह का है, पर्टिकुलर उसको लैंग्वेज देना, ये संभव नहीं हुआ उस समय जब शास्त्र लिखे गए। वो तो इरेग्युलर शेप्स होंगे ना, जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, इरेगुलर शेप। पर मैं तो रेगुलर की बात कर रहा हूँ, जैसे सिलेंडर, हाँ, तो वो तो इरेगुलर नहीं है, वो तो डिफाइन किया जा सकता है। हाँ, तो वो मैं उसको देखती हूँ कि अगर अभी तक का जो आगमों में जो शेप की बात आती है, ये मैंने आपने 6 का कहा, गोमटसार या जो भी समयसार के संदर्भ में 6 की बात कही, वो जीवों के संस्थान है, वो जीवों के हैं, ये मटेरियल एंटिटीज के हैं शेप। तो मटेरियल एंटिटीज के संस्थान तो 5 ही प्रकार के माने गए हैं, और जीवों के संस्थान जो है 6 प्रकार के माने गए। अच्छा जी। हाँ, तो उन्होंने बात कही वो जीवों के संदर्भ में कही। तो वो सिलेंड्रिकल शेप को देख सकते हैं कहाँ थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ उल्लेख मिलता है तो, जैसे बादल का शेप है, उनको इरेगुलर शेप कहा गया कि उसको कभी कुछ शेप ले लेता है, कभी कुछ शेप ले लेता है, और उसका शेप को डिफाइन करना मुश्किल है। सो वो बादल के शेप जो है वो अनित्थंस शेप के अंतर्गत लिए जाते हैं, इरेगुलर या अनडिफाइंड। जी ठीक है, और तो मेरे कुछ जसवंत प्रश्न सर नहीं जी, है, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया ये। अब ये निष्कूट के बारे में जरा विचार करना पड़ेगा कि ये सारे नॉन फिजिकल है, सो अभी तो फिजिक्स की ये अप्रोच से फिजिकल नॉन फिजिकल आप किसे कैसे समझाएंगे? नॉन फिजिकल नॉन मतलब क्या? फिजिकल यानी जिसमें फिजिकल शेप जो होते हैं उसमें उसका कोई ये 5 तरह के आकार आपको दिखाई देते हैं ना, ये 5 तरह के आकार इसमें दिखाई देते हैं, प्लस उसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, वो मटेरियल क्वालिटीज उसमें कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? क्योंकि आप इन्हीं चीज इस तरह की चीजों को डिटेक्ट कर पाते हैं ना फिजिक्स के जो भी आपके इक्विपमेंट्स है। जी सो ये इस जी तरह की मटेरियल चीज नहीं है जिसमें कोई स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हो, कोई इस तरह के एटम से बनी हुई स्ट्रक्चर हो, ऐसा नहीं है वो। नहीं, जैसे खैर आप आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल तर्क सम्मत है। पर मेरे विचार में ऐसा था कि एक तो मटेरियल होता है, एक फिजिकल होता है, और एक मतलब नॉन फिजिकल का मतलब लिविंग मानते हैं। तो आप ये इसको आप नॉन मटेरियल कह सकती हैं, नॉन फिजिकल तो नहीं है ये सब।
देखिए, जैन धर्म में 2 शब्द हैं, रूपी अरूपी। रूपी जी। का मतलब जिसे आप मटेरियल कहते हैं, आप आपके हिसाब में मटेरियल और फिजिकल 2 चीज हो गई, अलग अलग चीज हो गई। जी। जनरली तो हम मटेरियल और फिजिकल को एक ही सेंस में लेते हैं, तो जस्ट आप ये कर लीजिए कि फिजिकल और नॉन फिजिकल 2 तरह की चीजें हैं, ठीक है। फिजिकल जी। और नॉन फिजिकल। फिजिकल जो है जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 क्वालिटीज पाई जाती है। मटेरियल, सॉरी, आप मटेरियल का मेरे कंफ्यूजन हो रहा जी। है। सो जी। जस्ट फिजिकल जो क्वालिटीज पाई जाती हैं वो सारी फिजिकल कहलाती है। तो वो सारा मैटर जितना भी है, मटेरियल एनर्जी जितनी भी है, मटेरियल मैटर जितना भी है, आप जो फिजिकल एटम्स जो भी मानते हैं, मॉलिक्यूल्स, ये सब चीजें उसी के अंतर्गत आती है। नॉन फिजिकल के अंदर 2 तरह की चीजें हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो जीव जो है वो लिविंग है और नॉन फिजिकल है, नॉन कॉर्पोरियल है, ठीक है। धर्मास्तिका या धर्मास्तिका आकाश और काल, इनको नॉन फिजिकल माना गया है, किंतु नॉन लिविंग भी माना गया साथ साथ में। इनमें लाइफ नहीं है, इनमें चेतना नहीं है, कॉन्शियस नहीं है। तो ये 3 तरह की चीजें हो गई। एक तो है कि लिविंग और नॉन फिजिकल, एक है नॉन लिविंग और नॉन फिजिकल, और एक है फिजिकल और साथ में वो भी नॉन लिविंग। सो नॉन लिविंग चीजें 2 तरह की हैं, फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों तरह की है नॉन लिविंग में। और लिविंग में चेतना जीव आ गया, जो कि नॉन फिजिकल भी है और साथ साथ में कॉन्शियस एंटिटी भी है, सेंटिएंट भी है। तो हम इसको पुद्गलिक और नॉन पुद्गलिक कह सकते हैं। हाँ, पौद्गलिक और अपौद्गलिक कह सकते हैं, हाँ, ठीक, ठीक ठीक। कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। हाँ, कचरा साहब, सुमी आप जी, कचरा साहब, हाँ, आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, कच्चा कि रस। मैं कह रहा था कि लोक के बारे में अ, ये कहा गया है कि लोक के बाहर में वात वलय हैं। हाँ, तो अगर वात वलय हैं तो वो फिजिकल एंटिटीज हैं। तो वहां पर निष्कुट की जो आप कह रहे हैं कि केवल आकाश का है, तो वो कैसे सही बैठता है? क्योंकि वात वलय है वहां, तो केवल आकाश कहने से तो काम नहीं चलेगा। नहीं, वो वाट वाला ही जहां तक भी है, वो तो सारा यूनिवर्स का हिस्सा है ना, यूनिवर्स के अंतर्गत है। जो कुछ भी है वो तो यूनिवर्स के अंतर्गत है, अंदर की चीजें हैं वो तो। उसका तो एंडिंग की बात है, उसकी जहां बाउंड्री खत्म हो जाती है, लिमिट खत्म हो जाती है, वहां का स्ट्रक्चर की बात हो रही है। एंडिंग तो वात वो में निष्कुट, वात वलय में भी निष्कुट है क्या? वात वलय में निष्कुट हो सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। वात निष्कुट की जो बात हो रही है वो यूनिवर्स के संदर्भ में अपने को समझना है। वो वात वलय भी वहां तक स्प्रेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप कह सकते हो। बट वात वलय से सीधा इस निष्कुट का कंसेप्ट नहीं जुड़ा हुआ है, वो स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन स्पेस वैसे एंड नहीं करती है ना, वात वलय है। हाँ, वो तो उसको तो कंसिडरेशन में लेना ही पड़ेगा ना। और वात वलय है तो वो फिजिकल एंटिटी से है। हाँ, सपोज आपके हिसाब से ये है कि जैसे यहाँ पर वात वलय है ना, 7 नीचे है, 7 हर पृथ्वी के नीचे नीचे जो है 3-3 वलय है। तो ये मान लीजिए वलय यहाँ तक फैला हुआ है, तो यहाँ निष्कुट में भी अगर कोई जीव हुई, इसी कारण से तो जीव को निष्कुट में उत्पन्न होने के लिए कहा जाता है कि मीन्स जीव यहाँ पर मान लीजिए वात वलय में पृथ्विकाएं है, ये सॉरी पानी है या हवा का कोई जीव है, और वो उस वलय में उत्पन्न हो रहा है और वो निष्कुट पार्ट में उत्पन्न हो रहा है, तो उसको 6 समय लग जाता है। सो वो वलय तो भले स्प्रेड करे, उसमें कहाँ दिक्कत है ये, परंतु ये यहाँ तक ही तो वो स्प्रेड करेंगे, इससे बाहर तो नहीं करेंगे ना। जितना यूनिवर्स में का स्पेस है, कॉस्मिक स्पेस है, वहीं तक वो स्प्रेड हो सकते, उससे ज्यादा तो वो नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो वहाँ जो भंडारी साहब कह रहे थे वो पॉइंट आ जाता है कि अगर वो वात वलय फिजिकल है, हाँ, साइंस ये कहती है कि कॉर्नर नहीं हो सकता। मेरा कहना मतलब ये है। अब मूल बात ये है ना कि वो साइंस तो जो है फिजिकल चीजों का कॉर्नर नहीं है ऐसा सोचती है। वात वलय फिजिकल है ना। हाँ, बात वाले फिजिकल है, वो बात सही है। जी जी जी, हाँ, वो चीजें कह रहा हूँ परंतु उसको। वो ये जो अपन देख रहे हैं वो तो यूनिवर्स का हिस्सा है ना, अब इस कॉस्मिक स्पेस है ना ये एक प्रकार का।
ये तो स्पेस के स्ट्रक्चर है ना, तो वो अब ये पहली बात तो ये देखना है ना कि विज्ञान ने जो देख लिया है वही वहीं तक है यूनिवर्स के, उससे आगे भी कुछ है। हाँ नहीं, वो बात अलग है। हाँ, वो तो हम तो उसकी बात कर रहे हैं ना, हम तो ये कर रहे हैं कि पूरा यूनिवर्स है जिसने बिल्कुल हर कोना देख लिया हो, उसकी बात हो रही है। अब अभी तक हमें ये देखना है कि विज्ञान ने जहां तक पहुंच गए हैं वो पूरा यूनिवर्स वहीं तक है, क्योंकि अभी तक जी। का जो है स्टडी से पता चलता है कि अभी तो मिडल यूनिवर्स के अंदर ही चल रहे हैं, उसका भी पूरा पार्ट अभी पता नहीं चल रहा है। हम जो महाविद्य की बात कर रहे हैं, मेरू पर्वत की बात कर रहे हैं, ये सब चीजों का भी अभी पता नहीं है। नंदेश्वर द्वीप जहां तक कि चारण मुनि और जंघाचारण और विद्याचारण मुनि जहां तक जाते थे, तो उसका भी अभी मतलब विज्ञान की दृष्टि से तो अभी उसका भी पता नहीं चल पाया है। सो अभी ये देखना ये है कि कितना विज्ञान कहाँ तक पहुंचा है और हम जो कह रहे हैं वो कहाँ तक और आगे है। वो पूरा तो अभी विज्ञान नहीं जान पाया ना इन सभी वाले, और ये तो पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम पर्टिकुलर मिडल यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं। मिडल यूनिवर्स का शेप तो इस तरह का है, तो हाँ कहीं कहीं आपको नहीं भी दिखेगा यहाँ पे, पर ये तो नीचे की बात हो रही है, वलय तो है नीचे की तरफ। अभी विज्ञान नीचे को पाताल में लोक में कहाँ गया है? लोग के चारों तरफ है, बात वाले तो सब तरफ है, मिडल में भी है, अपर में भी है, लोअर में भी है। पर हम जो वात वाले देखेंगे वो तो अपनी जो रत्न प्रभा पृथ्वी जहां पर हम हैं उससे जी। जुड़े हुए वात वाले तक ही हमारी पहुंच हो सकती है ना, ये तो नीचे के सारे हैं और कॉर्नर तक के जाने की बात है। तो अभी ये थोड़ा सा विज्ञान और जैन दर्शन का थोड़ा सा मिसमैच है। अभी कैसे इसको शॉर्ट आउट करेंगे भंडारी जी, यही देखना है। हाँ, भंडारी साहब की प्रॉब्लम। ये भंडारी साहब की प्रॉब्लम है। हम तो यूनिवर्स के नहीं, हाँ। एंड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अंतिम कौन है जहां यूनिवर्स खत्म हो रहा है, फाइनाइट उसकी लिमिट खत्म हो रही है, वहां तक की बात हम कर रहे हैं। मिडल में तो आपको कॉर्नर नहीं दिख रहे हैं, देखिए ज्यादा। ये मिडल यूनिवर्स जो है ये तो यहाँ पे बिल्कुल गोलाकार है, तो वो आपका जो साइंस की भाषा में स्फेरिकल है, तो बीच का जो यूनिवर्स है जिसको हम मिडल यूनिवर्स कहते हैं वो तो एक तरह से गोलाकार जैसा ही ये थाली के आकार का माना जाता है, सपोज सर्कुलर माना जाता है, या फिर 1800 योजन जितनी हाइट है उसकी, तो उस हाइट डिस्क शेप्ड है। हाँ, तो डिस्क शेप है, डिस्क शेप है। और ये 1800 योजन जितना ही हाइट में है, तो उसमें कहीं आपको कर्वेचर जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा, वहां सीधे सीधे ही आपको देखने को मिलेगा। कर्वेचर तो यहाँ पे आते हैं ना, ये सारे नीचे 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 अधोलोक में ऊर्ध्वलोक में जाते हुए आते हैं। तो ऊर्ध्वलोक अधोलोक का तो अभी विज्ञान की भाषा में कहना ही मुश्किल है अभी क्या। नहीं, हमारी तो अप्रोच बहुत लिमिटेड है कि जहां तक विज्ञान पहुंचा है वहां तक तो दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। हाँ, तो ये तो हो सकता है, क्योंकि ये मिडल यूनिवर्स की बात है, अभी विज्ञान जहां भी है तो वो मिडल यूनिवर्स के अंदर ही है। सो वो पार्ट में आप देख रहे हैं, उसमें कर्वेचर आपको जल्दी से नहीं दिखाई देंगे, उसमें नहीं दिखेंगे आपको बिल्कुल, यहाँ तो आपको सीधे सीधे ही दिखेगा। पर ये जो आपने विवरण दिया और कोई दूसरे सूत्र में ऐसा नहीं मिला मेरे को, तो ये कॉर्नर वाला मैंने कहा ना भगवती सूत्र में है, मैंने तो अपने थीसिस में दिया, आपने तो उसको गो थ्रू किया पूरा विग्रह के बारे में। भगवती सूत्र तो है ही जी। ठीक है, मैं फिर से देखूंगा। हाँ, आपने पूरे मेरे थीसिस को तो रिव्यू किया है आपने। नहीं, सो थैंक यू, विग्रह गति देखूंगा मैं। के उसमें भी आता है, और जहां भी लोग की बात आएगी वहां पर, क्योंकि जनरली लोग इस तरह की चर्चा करते नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वो आज तक किसी के नॉलेज में नहीं आया है उस रूप में। जब मैं थीसिस अपना लिख रही थी तो आइंस्टीन के वो कर्वेचर के सिद्धांत को मैं खोज रही थी भगवती सूत्र में, तब फिर ये विग्रह वाला कंसेप्ट आया, तब मैंने कहा कि स्पेस में इनसाइड में कोई कर्वेचर नहीं है, आउटसाइड जरूर आपको कर्वेचर देखने को मिल सकता है, और वो कर्वेचर भी धर्मास्तिका के कारण से बना हुआ है। स्पेस भी अपने आप में इनइफेक्टिव है, यानी उसके ऊपर किसी चीज का यो इफेक्ट नहीं होता है, बट हाँ कॉस्मिक स्पेस की जो लिमिट है वो धर्मास्तिका की अपनी लिमिट है।
सो इसलिए वो नहीं, कर्वेचर जो है, कर्वेचर अलग चीज है और ये एंगुलर अलग चीज है, हम इन दोनों को अलग मानते हैं। तो इसको हम कर्वेचर नहीं कहेंगे, इनको तो ये तो एंगुलर है। तो वो प्रश्न वहां पर इसको विस्तार से मेरे ख्याल से समझने की आवश्यकता है। मैं वो फिर जब देखूंगा। वहां पे बात आ रही थी कि स्पेस में कर्वेचर बन रहा है, तो मैंने इसलिए सोचा कि ऐसा कुछ है क्या। पहली बात है कि स्पेस जो है वो न्यूट्रल एलिमेंट है, उस पर किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। चीजें उसमें रह सकती है पर वो किसी की चीज के कारण से प्रभावित नहीं होता है। सो वो इसलिए उस पर कर्वेचर बनने का या किसी भारी चीज के कारण से स्पेस में कर्वेचर बन गया और इसलिए चीजें नीचे गिर रही है, ऐसा जो है वो फिट नहीं होता है। मेटाफिजिकली जो है वो सही लॉजिकल नहीं लग रहा है। अपन इसको ऐसे कह सकते हैं कि निश्चय नय के अनुसार कर्वेचर नहीं बनता है, पर व्यवहार में कर्वेचर बन जाता है। ये मतलब इस जब तरह अपन दोनों को जोड़ सकते हैं। आप स्पेस की जब बात करेंगे तो मूल बात ये है कि स्पेस को साइंस क्या मानता है, न्यूट्रल मानता है या उस पर किसी नहीं, प्रकार का इफेक्ट होता है। स्पेस तो व्यवहार न्याय की दृष्टि से ही स्टडी किया गया है। एब्सोल्यूट सेंस में अपन कहते हैं कि मतलब खाली जगह है, तो वो बात अलग है। पर मोशन, मास और स्पेस ते तीनों, इसका कर्वेचर मोशन पे डिपेंड करता है और मोशन स्पेस को चेंज कर देता है, मास स्पेस को चेंज कर देती है। ये तीनों इंटरडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब इसको कैसे समझें ये मुझे नहीं पता। एनीवे, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा और आपने कई चीजें वो बताई। होता है जैसे एक अफुस्मान गति का सिद्धांत आता है। अफुस्मान गति का मतलब है कि जब पदार्थ अपनी स्पीड में, बहुत अधिक स्पीड में होता है, तो वो स्पेस को टच किए बिना भी निकल जाता है और इसलिए वो शॉर्ट टाइम में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकता है। यानी एक ही समय में परमाणु जो है एक यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाता है। तो स्पेस एक तरह से सिकुड़ गया उसके लिए। समझो कि वो इसी पॉइंट से उस पॉइंट पे पहुंचने में कोई टाइम नहीं ले रहा है। सो ये जो आप आइंस्टाइन ने ये वार्म होल की दृष्टि से एक्सप्लेन किया है। यस, वो व्हाइट मैंने होल, व्हाइट होल। नहीं, वार्म होल, अच्छा, WRM, वार्म होल। ओके। तो आप जो ये त्रस्त नाड़ी और ये बता रहे हैं कि एक समय में इस जगह से वहां पहुंच गया, हाँ, तो ये इसका अफुस्मान मैंने गति। कहीं डिस्कशन भी किया है कोई पेपर में, मैं बताऊंगा आपको। हाँ। तो ये भी स्पेस के कर्वेचर, मास से कर्वेचर बनता है, उसकी दृष्टि से है। तो वो मूल बात इतनी सी समझना है कि स्पेस जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल नॉन फिजिकल एलिमेंट है। वो तो इसको उदासीन द्रव्य कहते हैं। ये उदासीन द्रव्य, इनर्ट द्रव्य, सही इनके है ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता किसी चीज का। जी। तो कर्वेचर एज सच बनता नहीं है इनमें। बट हाँ, चीजें अपने भार के कारण से गिरती है, वो तो ठीक है, वैसा मानिए। बट वो ठीक है, साइंस ने अपने तरीका से उसको एक्सप्लेन किया है। और भारी चीजें नीचे गिरती है और हल्की चीजें ऊपर की तरफ जाती है, ये तो शास्त्रीय दृष्टि से माना गया है। तो भार के वजन के कारण से चीजें गिरती है नीचे अपने। इस जशवंत फिगर भाई में का भी कोई प्रश्न है? जशवंत भाई का कोई नहीं, एक प्रश्न चीज है? कचरा जी मैं कुछ बता रहे हैं। हाँ, हाँ, कचरा जी बताइए। इस फिगर में भी मतलब कि आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो सर्कुलर है एवरी पॉइंट इन। ये जो फिगर आपने बताया है हाँ, हाँ, कॉर्नर, हाँ, हाँ। अगर आप किसी एक पॉइंट पे उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो सर्कुलर है। इस ये मतलब जब यहाँ पे शास्त्र में बता भी जब कर रहे हैं तो आगम की वाणी में सीधा कुछ शब्द नहीं, बट जो ट्रांसलेटर है वो कहे कि ये विषम चक्राकार है। चक्राकार, ये बात सही है कि सर्कुलर जैसा लगता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो है बॉक्स टाइप का है, ऐसा नहीं। बट ये चक्राकार है, पर विषम चक्राकार है, सम चक्राकार नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकली है सारा फिगर। The whole figure is symmetrical about this vertical axis. ये जो इस तरह के जो निकले हैं, इनको आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो there's a different thing. मैं हाँ, ये कह रहा हूँ, अगर आप क्रॉस सेक्शन लेंगे एट एवरी पॉइंट
हाँ हाँ हाइट है, पूरी पूरी हाइट है इसकी 14 राजू की, हम्म एक पर्टिकुलर हाइट वगैरह आप क्रॉस सेक्शन लेंगे लोक आकाश का तो वो सर्कुलर है। क्रॉस सेक्शन का मतलब आप समझ रही है ना? आप बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे समझ में आए। कट कर मतलब जैसे आप एक सिलेंडर ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर है, हाँ उसको आप किसी तरह से किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पर सर्कुलर है वो। हम्म। इसी तरह से ये फिगर भी, हाँ मतलब आप 3 डायमेंशनल सोचे ना, ये तो 2 डायमेंशनल फिगर बना रखा है। सही है। अगर 3 डायमेंशनल उसको देखो तो 3 डायमेंशनल है एक्चुअली, लोकाकाश 3 डायमेंशनल है। हाँ 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 आप तीनों डायमेंशन देखेंगे तो एट एवरी पॉइंट ये सर्कुलर है ये। हाँ, अब वैसे तो मतलब इसको यही है, सर्कुलर आकार ही माना जाता है वो, इसीलिए वो त्रिशराव संपुट आकार जो आकार है वो एक प्रकार का सर्कुलर आकार ही है। और बाउल से जब एक्सप्लेन किया जाता है तो उससे भी लगता है कि वो इलेप्टिकल थोड़ा शेप ही मानना चाहिए उसको। बट फिर भी ये इतना, ये जो यहाँ यहाँ जो इस तरह से आपको कॉर्नर चरम की जो बात की गई है, तो वो चरम के हिसाब से आप सर्कुलर में भी ये चरम तो आते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ, तो वो उसको सर्कुलर मान सकते हैं, इलेप्टिकल या थोड़ा सर्कुलर आकार है, परंतु साथ में ये इस तरह से ये कहना चाहिए इरेगुलर भी है, मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं, जैसा जो नहीं, कछारा straight साहब line ऐसा नहीं। कह रहे हैं, कछारा साहब ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये इसको यूनिवर्स को हम काटें कहीं से हाँ तो हमको एक डिस्क ही दिखाई देगी, या छोटी बड़ी वो सब सर्कुलर ही है। कहीं से काट लें इसको, ऐसे हॉरिजॉन्टली इसके सेक्शन बना लें चाकू से काट लें तो वो सर्कल ही दिखाई देगा। तो ये सम चक्राकार है कहीं से भी, ये विषम चक्राकार भी समझना पड़ेगा मेरे ख्याल से। देखिए, एक तो होता है कि अपन जैसे चूड़ी का जैसे शेप आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें कहीं इस तरह से कोने नहीं निकले हुए हैं ना, देख ये चूड़ी का शेप है तो इसमें कोई कोने नहीं निकले ना इधर उधर से। जी अगर इसमें से कोने निकल जाए तो उसी को चरम कहा गया है यहाँ पर। जी आप इसको सर्कुलर मान सकते हैं, किंतु ये एकदम बिल्कुल इसमें जैसे सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन गोलाकार है, एक जैसा शेप है चारों तरफ से, सो वैसा शेप नहीं है, ऐसा कहने का मतलब। समझिए, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस मतलब डायमीटर सबके अलग अलग होंगे हाँ और होंगे, हाँ इस तरह से, तो इसलिए विषम बताया है वेरियस हाँ डायमीटर्स की वजह से। हाँ, तो वही उसमें रीजन हो सकता है, अलग अलग डायमीटर है। तो ये बस मूल बात इतनी सी है, मैं जो समझ रही हूँ कि ये इस तरह से शेप नहीं है कि बिल्कुल एकदम कहना चाहिए फिनिश्ड फॉर्म जैसा नहीं है, कहीं यहाँ पे बीच इस तरह से बना हुआ है। जी जी जसवंत सर जी, आपका कोई क्वेश्चन? जसवंत जी, चलिए, तो वो शायद है हाँ हम बताइए जसवंत सर। वो डिफरेंट डायमीटर्स के हिसाब से एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग होए तो वेयर इट इज रेस्टिंग वहाँ थोड़ा स्ट्रेट लाइन जैसा हो जाएगा, वो कॉर्नर हो जाएगा इफ वी कट इट। हाँ मैंने एक बॉल मेरे हाथ में रखा है, इफ आई कैन शेयर इट विद द व्यूज। मैंने हाथ में एक बॉल रखा है, जस्ट टू डेमोंस्ट्रेट। कैमरा के सामने आप रख सकते हो उसको? हाँ, कैमरे के सामने ही मैं, हाँ बस वही बता रहे हैं, ये जो सही है ना, माय पॉइंट इज ये एक डायमीटर है और ये दूसरा डायमीटर है। आई मीन जैसे वो टॉय आते हैं ना छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, assembly of rings, I mean diameter reducing. So at the point where the junction is there, it will be a corner straight to it. यस, That is my point. ये सर और I किसी have, का? and or another point is internal surface may be rough, but the external surface is smooth. ओके Internal surface of the जो तीन वलय की बात है उसमें जो इंटरनल सरफेस होता है वो रफ हो सकता है, एंड द एक्सटर्नल, दैट इज माय इंटरप्रिटेशन।
तो ये यूनिवर्स को जब पूछा गया बीच का जो पोर्शन है तो उसमें कहीं इस तरह का वो कॉर्नर्स की बात नहीं है, ये एंड में ही है, तो बीच में तो फ्लैट ही है और लास्ट में जाकर के इस तरह का शेप उसका दिखता है। ठीक है, संपन्न करें। हाँ, संपन्न करिए प्लीज। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अर्हन्ति शरणं प्रवच्चामि सिद्धि शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। बहुत बहुत धन्यवाद नमिनी कमली जी। कृतज्ञ उसमें। सबके ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं, बहुत अच्छा बताया आज आपने। शास्त्रों में कुछ टर्मिनोलॉजी भी बहुत वो है, प्राचीन है। ठीक, इसी के साथ सबको जय जिनेंद्र। यहाँ पर हम अपनी ये सेशन को संपन्न करते हैं। धन्यवाद सभी का।